ठीक है, आरंभ कर देते हैं। देखिए, अब तक हमने अमिता उपन्यास के कथानक, कथासार पूरा आपके लिए दिया है आपके सामने। उसका पठन भी हो चुका है और उसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो चुकी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। साथ ही साथ हमने गत 2-3 दिनों में कथा शिल्प पर भी विचार किया हुआ है। जो छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे भेजे हुए यूट्यूब लिंक के वीडियो को अवश्य देखें। सर आवाज सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 1 मिनट। अब सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहे। हाँ, ठीक है। तो देखिए कि कथासार और कथाशिल्प की पद्धतियों पर विचार करने के उपरांत जो किसी भी उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है उस पात्र की ओर जाते हैं। पात्र को ही चरित्र भी कहा जाता है। इसमें नायक, खलनायक, नायिका, सहनायक, चरित्र पात्र इत्यादि होता है। जब भी हम किसी उपन्यास का अध्ययन करने लग जाते हैं तो हमें जो घटनाएं कथानक में मिलती हैं उन घटनाओं को घटाने वाला, उन घटनाओं वे घटनाएं जिनसे हो जाती हैं या जिनके कारण आगे बढ़ती हैं, कथानक आगे बढ़ता है, उनको नेता कहा जाता है। नेता शब्द से ही बाद में नेत्री, अभिनेत्री, नायक इत्यादि शब्द बन जाते हैं। तो देखिए कि उपन्यास की कथा वस्तु का जो विकास है और उसके स्वरूप का जो निर्माण है वो पात्रों के माध्यम से होता है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं को किसी पात्र के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रहे, सारी घटनाएं किन्हीं लोगों के द्वारा घटित होती है जिनको हम पात्र कहते हैं। पात्रहीन घटना संभव नहीं है। मतलब कोई घटना हो गई और किसके द्वारा नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। पहले मनुष्य है और फिर उस मनुष्य के द्वारा घटी हुई घटना है। अतः उपन्यास में जितना महत्व कथा का है, कथासार का है, या यूं कहे कथानक का है, अंग्रेजी में प्लॉट का है, उतना ही महत्व पात्रों का है, उतना ही महत्व चरित्रों का है। इसलिए उपन्यासकार अपने उपन्यास की कहानी के अनुकूल पात्रों की संयोजना करके उनकी आकृति, अनुकृति, उनके पात्रों की आकृति, अनुकृति, विचार, मनोभाव, कार्यकलाप, अनुभव आदि का चित्रण करता है और इस प्रकार कथा को सजीव, रोचक और आकर्षक बनाता है। ध्यान रखिए कि कथानक को अगर रोचक, आकर्षक बनाना है तो वह पात्रों पर निर्भर है। मतलब उपन्यासकार जो होता है वो उपन्यास की कथा को, कहानी को अपने अनुकूल बनाने के लिए आकृति, मतलब जो पात्र हैं उन पात्रों की आकृति, अनुकृति, विचार, मनोभाव, कार्यकलाप, अनुभव आदि का चित्रण करता है जिसके कारण कथा सजीव हो जाती है, जीवंत हो जाती है। अगर कहानी जीवंत नहीं है, केवल कुछ अक्षर मात्र लिख दिए हैं जिनमें पात्र का वर्णन नहीं है, तो हम आकर्षित होकर के उस उपन्यास को, उस कथा को नहीं पढ़ेंगे। उपन्यासकार की सफलता इसी में है कि उसके पात्र सजीव तथा स्वाभाविक हों। ध्यान रहे, कथानक के उपरांत जो पात्र या चरित्र का भाग आता है उसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। अगर पात्र अनुकूल नहीं होंगे तो कथानक की अनुकूलता भी असंदिग्ध हो जाएगी, तो ठीक ठाक नहीं होगा वह। इसलिए पात्रों की अनुकूलता कथानक की अनुकूलता बन जाती है। यशपाल जी ने अपने इस उपन्यास, आलोच्य उपन्यास या जिस उपन्यास का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अमिता में भी पात्र योजना और चरित्र चित्रण का अपने ढंग से किया हुआ है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है,
अजिंक्य जी हैं, जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। उनके बाद बहुत सारे उपन्यासकार आ जाते हैं, लेकिन इन सब में यशपाल जी के पात्र योजना और चरित्र चित्रण की जो पद्धति है वह अत्यंत प्रभावशाली है। अर्थात अन्य कोई उपन्यास अप्रभावशाली है ऐसा हमें नहीं कहना है। जब हम यशपाल जी की बात करते हैं, अमिता की बात करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो पात्र योजना की हुई है, जो चरित्र चित्रण किया हुआ है, वह अपने ढंग का है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, मतलब बौद्धकालीन सम्राट अशोक के काल का ऐतिहासिक घटना पर आधारित उपन्यास है, तो इसमें जिस प्रकार से कथा प्रसंगों की विविधता है, उसी प्रकार की पात्र योजना भी विविधता है। मतलब विविधता के अलावा, ध्यान रहे, उपन्यास अगर एक सूरी हो, एक ही पद्धति से लिखा गया हो, एक ही समान पात्रों का उसमें चरित्र आ गया हो, तो पढ़ने वाला उब जाएगा। इसलिए कथानक में जिस प्रकार से कथा प्रसंगों में अलग अलग विविधता है, उसी प्रकार से पात्र योजना में भी विविधता है। और इस विविधता के चलते ही यानी हम बार बार कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो उसी प्रकार से उपन्यास में विविधताएं भी होनी चाहिए, खास करके पात्रों के चित्रण में। इसलिए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि विविध प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं। ध्यान रहे, पात्रों को 3 प्रकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। एक मुख्य पात्र, एक गौण पात्र। मतलब उसमें जो कथानक जिनके इर्द गिर्द घूमता रहता है वो केंद्रीय पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं। और उनमें जो सहायक छोटे 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 पात्र आ जाते हैं उनको गौण पात्र कहा जाता है, जो मुख्य नहीं होते। दूसरा चरित्र चित्रण की पद्धति है लिंग के आधार पर पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। लेकिन एक तीसरा एक महत्वपूर्ण एक वर्गीकरण की प्रविधि है, वह है एक प्रकार होते हैं, एक पात्र होते हैं जो है बदलने वाले परिवर्तनशील पात्र, और कुछ पात्र होते हैं जड़ पात्र। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर भी जब हम मुख्य पात्र और गौण पात्र की बात करते हैं तो इतना समझ लेना कि मुख्य पात्र ये परिवर्तनशील होते हैं और गौण पात्र अपरिवर्तनशील जड़ पात्र होते हैं। और पुरुष और स्त्री पात्र इस पद्धति से भी अगर हमने चरित्र चित्रण किया तो भी वह आकर्षक बन जाता है। अब हम मुख्य पात्र और गौण पात्र, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, या परिवर्तनशील पात्र और जड़ पात्र, इस प्रकार का वर्गीकरण न करते हुए हम पुरुष पात्र और नारी पात्र इसी प्रकार का वर्गीकरण करेंगे और बाद में इनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, इस उपन्यास में जो पुरुष पात्र हैं, मतलब देखिए, किसी भी यथार्थपरक दृष्टिकोण से लिखे गए उपन्यास में, मतलब सामाजिक संरचना में जो प्राकृतिक संरचना है पुरुष और स्त्री, इस प्रकार से जो वर्णन किया जाता है वो प्राकृतिक वर्णन होता है, इसलिए ये स्वाभाविक है। तो पुरुष पात्रों में अगर देखा जाए तो महाराज करवेल, उसके बाद आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति, राजसखा नगर सेठ सौमित्र, वृद्ध कंचुकी उद्दाल, युथप स्कंद, सेठ वासल, दास मोद और सम्राट अशोक, ये कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनके अलावा बहुत सारे पात्र हैं, जैसे वृद्ध ग्रामीण है, चारण है, धर्मस्थ आर्य प्रजित है, पद्मज है, महाकवि या गायक लोहित है। ये सारे पात्र हैं, लेकिन ये गौण पात्र हुए। मुख्य पात्रों में फिर से मैं कह रहा हूं, महाराज करवेल, आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति, राजसखा नगर सेठ सौमित्र, उद्दाल, युथम स्कंद, सेठ वासल, दासमोद, अशोक इत्यादि, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। और उसके उपरांत अगर देखा जाए तो जो गौण पुरुष पात्र हैं, जिनमें वृद्ध ग्रामीण है, चारण है, धर्मस्थ आर्य प्रजित है, सेठ पद्मज है, लोहित है, ज्येष्ठक विठल है, इत्यादि पात्र यहाँ गौण पुरुष पात्र के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। और अगर हम स्त्री पात्रों की चर्चा करें तो स्त्री पात्रों की चर्चा करते समय अमिता, जो इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, नायिका है उपन्यास की, सबसे महत्वपूर्ण
स्त्री पात्र के रूप में सामने आती है। उसके उपरांत नंदा जो युवराज जी की महारानी है, माता है, और अमिता जब राजरानी बन जाती है, महारानी बन जाती है, तो राजमाता कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। उसके उपरांत हिता जो अमिता का पालन पोषण करती है, उसे अपने साथ रहते उसे बहलाती है वह, और उसकी माता वापी। ये 4 पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से कह रहा हूं मैं, अमिता, नंदा, हिता और वापी, ये 4 स्त्री पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके अलावा बुद्धिमती यानी राजमाता मतलब करवेल की माँ, सीता नाम की दासी, लेखा नाम की दासी, मातंगी और नर्तिकाएं कुछ, ये कुछ गौण स्त्री पात्र हैं। मतलब अब हमने जो वर्गीकरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया वो स्त्री पुरुष पात्र और मुख्य और गौण पात्र पर। हमने पुरुष पात्र देखे, उसमें मुख्य पुरुष पात्र देखे, गौण पुरुष पात्र देखे, स्त्री पात्रों में मुख्य स्त्री पात्र देखें और गौण स्त्री पात्र देखें। अब देखिए कि मुख्य और गौण ये जो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है पात्रों का, उनमें कुछ मुख्य पुरुष पात्र हैं, कुछ मुख्य नारी पात्र हैं। पुरुष पात्रों में मुख्य अभी हमने कहा था करवेल, आचार्य, सुकंठ, भद्रकीर्ति, अशोक, सौमित्र, उद्दाल, युथम, स्कंद, वासल, मोद इत्यादि हैं। और स्त्री पात्रों में प्रमुख पात्र अमिता, नंदा, हिता और वापी हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी पात्र हैं, मतलब फिर से कह रहा हूं मैं, महाराज करवेल, आचार्य सुकंठ, सेनापति भद्रकीर्ति, राजसखा नगर सेठ सौमित्र, उद्दाल कंचुकी, युथम स्कंद, सेठ वासल, दास मोद, अशोक, ये पुरुष पात्र महत्वपूर्ण। और स्त्री पात्रों में अमिता, नंदा, हिता और वापी। और इनके अलावा जितने भी पात्र हैं वे सारे के सारे गौण पात्र के रूप में आते हैं। तो हम एक एक करके एक एक पात्र की विशेषताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले महाराज करवेल की बात करते हैं। महाराज करवेल कौन है? महाराज करवेल कलिंग के महाराज हैं। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अत्यंत वीर हैं, साहसी हैं, चरित्रवान हैं, उत्साही हैं, संवेदनशील हैं, देशभक्त हैं, बुद्धिमान हैं, चिंतनशील हैं, निर्भीक हैं, सहनशील हैं, दृढ़व्रती हैं। ध्यान रहे, किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण अगर आपको करना है तो उससे 2 पद्धतियां हमारे सामने होती है मुख्य पात्र को के चरित्र को चित्रित करने में। पहली पद्धति है क्लोजअप। क्लोजअप यानी जो सिनेमा में या फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। क्लोजअप का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसका आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं उसकी आयु क्या है, उसका शरीर कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, हाँ, वो किस प्रकार के कपड़े पहनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्लोजअप पद्धति हुई। और दूसरी पद्धति है तो यह स्लो डाउन, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, और इसी आधार पर चारित्रिक विशेषताओं का गठन किया जाता है, चारित्रिक विशेषताओं को सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस पात्र की हम चर्चा कर रहे हैं वह है महाराज करवेल। वो कौन है? कलिंग के महाराजा हैं, अत्यंत वीर हैं, उनका गुण पहला है वीर, साहसी हैं, चरित्रवान हैं, उत्साही हैं, संवेदनशील हैं, देशभक्त हैं, बुद्धिमान हैं, चिंतनशील हैं, निर्भीक हैं, सहनशील हैं और दृढ़व्रती हैं। जो व्रत धारण करते हैं उस पर दृढ़ रहते हैं, कायम रहते हैं, अटल रहते हैं। अब देखिए कि करवेल का चरित्र चित्रण करते समय हमें हर बार देखिए, जब भी हम छात्रों को कोई चरित्र चित्रण का प्रश्न पूछते हैं तो वो कथानक लिख देते हैं। कथानक ये चरित्र चित्रण नहीं है मित्रों। तो क्या है, ये जो गुण हमने बताए उन गुणों को स्पष्ट आपको करना है। मतलब करवेल कैसे हैं? करवेल कलिंग के महाराजा हैं, ये पहली विशेषता उनकी आ जाएगी, पहला गुण आ जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उनके इन गुणों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।
तो ध्यान रहे कि जब भी हम किसी पात्र के चरित्र के गुणों को प्रस्तुत करते हैं तो वो गुणों का वर्णन घटना के माध्यम से मत करो, उनके गुणों के माध्यम से चरित्र चित्रण करो। अब आज चलते हैं, दूसरे महत्वपूर्ण पुरुष पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं आचार्य सुकंठ, जो महामात्य हैं कलिंग के, कलिंग देश के या कलिंग राज्य के महामात्य और राज्य परिषद के सदस्य, अत्यंत बुद्धिमान, चिंतक, सहनशील, देशभक्त और संवेदनशील। मतलब ये सारे गुण आचार्य सुकंठ के हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये कलिंग के महामात्य है, कलिंग देश या कलिंग राज्य के राज्य परिषद के प्रमुख सदस्य हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, चिंतक हैं, सहनशील हैं, देशभक्त हैं और संवेदनशील। तो ये सारे गुण, इन सारे गुणों का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। फिर उसके उपरांत तीसरे पात्र हैं महासेनापति भद्रकीर्ति। ये कलिंग देश के या कलिंग राज्य के महासेनापति हैं, साहसी हैं, वीर हैं, बुद्धिमान हैं, देशभक्त हैं, निर्भीक हैं। फिर से कहता हूं, कलिंग देश के महासेनापति हैं भद्रकीर्ति, साहसी हैं, वीर हैं, बुद्धिमान हैं, देशभक्त हैं और निर्भीक हैं। आगे जिस खलनायक की हमने बार बार चर्चा की है, अब देखिए कि राजसखा नगर सेठ सौमित्र या सौमित्र संक्षेप में कहा जाए तो ये है क्या, कौन है ये? नगर का सबसे ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली सेठ है। वो महासामंत भी है, मतलब एक बड़ा पद भी है उस राज्य में। कुशल, निपुण और सफल व्यापारी है, लेकिन कैसा व्यापारी है? अत्यंत कुशल व्यापारी है, अत्यंत निपुण व्यापारी है और सफल व्यापारी है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, अत्यंत व्यावहारिक है, बुद्धिमान है, स्वार्थी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्वार्थी और विलासी है। विलासी मतलब अय्याश है, छोटे मोटे नहीं, मतलब दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है। और ये देशभक्त नहीं है, ध्यान रखिए, ये देशभक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुद्धिमान जरूर है। और एक खलनायक को किस प्रकार से पेश करना चाहिए आप इसमें देखें। फिर अगला पात्र है वृद्ध कंचुकी उद्दाल। ये कलिंग देश की महारानी नंदा का विशेष कर्मचारी है, जो हमेशा उनके साथ रहता है। उसकी आयु वृद्ध है, वृद्ध पुरुष है, वह सहनशील है, बुद्धिमान है और कर्तव्य दक्ष है, कर्तव्यनिष्ठ है। यानी जो उस समय के राजभवन में या राजमहल में जिस प्रकार के कर्मचारी के गुण अपेक्षित हैं, वो सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। अगला है युथप स्कंद। अब देखिए, युथप का अर्थ क्या होता है? युथ मतलब सैन्यों की टुकड़ी, और उसका पालन करने वाला मतलब टुकड़ी का नायक। यह अगर नाते से देखा जाए तो यह महासेनापति भद्रकीर्ति का छोटा भाई है, छोटे भाई का पुत्र है। क्रोधी है, असंयमी है, और इसके कारण जो उत्तर में स्थित नगर है, गांव है, उस गांव को उजाड़ा जा रहा है। ये युथम स्कंद है। अगला है सेठ वासल। यह भी व्यापारी है, व्यावहारिक है और विलासी है। अगला है मोद। यह ज्येष्ठक विठल का दास है, उसके आदेश पर कुछ कलाकारी करता है, जो मूर्तिकार भी है, चित्रकार भी है, ज्येष्ठक विठल का दास है, हिता का प्रेमी है, भावुक और संवेदनशील युवक है, अत्यंत संवेदनशील युवक। यूं कहेंगे कि अगर इस उपन्यास में अगर कोई प्रेम कहानी है तो उस प्रेम कहानी का वो नायक है। यानी वो मूर्तिकार है, चित्रकार है, ज्येष्ठक विठल का दास है, हिता का प्रेमी है, भावुक एवं संवेदनशील युवक है,
और सबसे महत्वपूर्ण पात्र हमारे सामने आता है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मगध का महाराजा है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी सम्राट है, संवेदनशील है, साहसी वीर है, उत्साही है, लेकिन परिवर्तनशील है। बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। अब इनके अलावा जो अन्य पात्र हैं जिनमें वृद्ध ग्रामीण है, चारण है, धर्मस्थ आर्य प्रजित है, सेठ पद्मज है, गायक लोहित है। इसमें से गायक लोहित को ध्यान में रखें, इस पर 5 अंक के लिए छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के रूप में। अब ध्यान रखिए कि ये जो छोटे मोटे पात्र हैं, इन पात्रों का भी हमें विश्लेषण करना है, मगर हम दूसरे पात्र की ओर जाएंगे जिनको हम स्त्री पात्र कहते हैं, मुख्य स्त्री पात्र और गौण स्त्री पात्र। अब तक हमने पुरुष पात्र देखे, जिनमें मुख्य पुरुष पात्रों में महाराज करवेल, आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति, सेठ सौमित्र, वृद्ध कंचुकी उद्दाल, युथप स्कंद, सेठ वासल, मोद और अशोक है। और गौण पुरुष पात्रों में वृद्ध ग्रामीण, चारण, धर्मस्थ आर्य प्रजित, सेठ पद्मज, लोहित, शंख इत्यादि छोटे मोटे पात्र हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, ये केवल उदाहरण के लिए हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। अब स्त्री पात्रों में देखा जाए तो स्त्री पात्रों में भी मुख्य स्त्री पात्र 4 हैं, अमिता, नंदा, हिता और वापी। और इनमें 2-2 जोड़ हैं, मतलब नंदा की पुत्री अमिता है और वापी की पुत्री हिता है। और एक और संयोग यह है कि वापी नंदा की दासी है और हिता अमिता की दासी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 पात्र हैं, स्त्री पात्र, जिनमें अमिता इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र है, या जो कहेंगे कि नायिका है। वो कलिंग की महारानी है, कुछ समय तक वो युवराज जी हैं लेकिन महारानी बन जाती है। नंदा की करवेल की पुत्री है, युवराज जी हैं, अबोध है, चंचल है, संवेदनशील है, भावुक है, बुद्धिमान है, आदर्शवादी है, स्नेहमयी है और अहिंसावादी भी है। यानी ये जो बालिका है, आयु की दृष्टि से देखा जाए तो बालिका है, छोटी है, 6-7 वर्षों की आयु है, अबोध है, अभी चंचल है, संवेदनशील है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है माँ से उसका लगाव है। और माँ जो कहती है उसका वो परिपालन करने का भरसक प्रयास करती है। जो माँ का उपदेश है ना, इस उपन्यास का पहला चैप्टर, पहला प्रकरण, जिसमें वो माँ ने उसे उपदेश दिया है, किसी का छीनो मत, किसी को सताओ मत, किसी को मारो मत। ये इस उपदेश को वो अंगीकृत कर चुकी है। दूसरा पात्र है, चरित्र है नंदा, जो अमिता की माँ है, महाराज करवेल की पत्नी है, कलिंग की महारानी है और बाद में राजमाता बन जाती है। बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाली, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मानवतावादी है, स्नेहमयी है, संवेदनशील है, बुद्धिमती है, आदर्शवादी है और अहिंसावादी है। यानी अहिंसावादी विचारों के प्रति इसके मन में आस्था है। फिर से कहता हूं कि नंदा यह जो पात्र है, चरित्र है, वो उपन्यास में अमिता की मां के रूप में, करवेल की पत्नी के रूप में, कलिंग की महारानी, कलिंग की राजमाता के रूप में हमारे सामने आती है, जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखती है, जो मानवतावादी है, जो स्नेहमयी है, संवेदनशील है, बुद्धिमान है, आदर्शवादी है और सबसे महत्वपूर्ण अहिंसावादी विचारों में आस्था रखने वाली है। अगला पात्र है हिता। यह कलिंग की युवराजी अमिता की दासी है, संवेदनशील है, भावुक है, अबोध है, चरित्रवान है, मोद की प्रेमिका है, वापी की पुत्री है और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कही जाए तो इस उपन्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी चलती है। अमिता से भी वैसे अमिता
इस उपन्यास की नायिका जरूर है, लेकिन इस नायिका को अपने इशारों पे नचाने वाली हिता है। वही अमिता को रुलाती है, वही सेठ सौमित्र से स्वर्ण कंगन रिश्वत के रूप में लेकर के महारानी का पता बताती है, उसे राजमाता का पता बता देती है और राजमाता को वापस राजमहल में ले आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र। अंतिम महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है, मुख्य पात्र वापी। यह हिता की माँ है, यानी कलिंग की युवराजी अमिता की दासी की माता है। बुद्धिमान है, स्नेहमयी है, भावुक है, संवेदनशील है और अपनी पुत्री हिता के प्रति अत्यंत चिंताग्रस्त है। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, इस प्रकार से विचार करने वाली है। इनके अलावा करवेल की माता, जिसको राजमाता कहा गया है, सीता लेखा नाम की दासी, मातंगी नाम की दासी और कुछ नर्तिकाएं, तारा नाम की नर्तिका इत्यादि महत्व छोटे मोटे पात्र हैं। इनके अलावा बहुत सारे स्त्री पात्र हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से हमने पात्रों का परिचय आपके सम्मुख रखा, लेकिन इन पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करना है, इसके बारे में जाकर ये कहने की बात करते हैं कि अत्यंत संक्षेप में हम बताने की प्रयास करेंगे कि पात्रों की प्रकृति के अनुसार भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। अमिता उपन्यास के पात्रों पर विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें अलग अलग वर्गों के पात्र हैं। राजवंश के पात्र हैं, राजाओं के कर्मचारियों के पात्र हैं, दासों के दास दासियों जैसे पात्र हैं। तो ये जो अलग अलग पात्र हैं, इनमें कुछ सन्यासी पात्र हैं, इनमें कुछ सन्यासी पात्र हैं, कुछ बौद्ध धर्म में दीक्षित पात्र हैं। तो इन सभी पात्रों का अलग अलग वर्गों के अलग अलग विचारधारा के अलग अलग विविधताओं से ग्रस्त ऐसे ये पात्र हैं। प्रत्येक पात्र का वर्गीय व्यक्तित्व अलग है और व्यक्तिगत व्यक्तित्व अलग है, यानी वे अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे महास्थविर जो बौद्ध धर्म के धर्माधिकारी का या धर्माध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी प्रकार से। और ध्यान रखिए कि मानव मन की भावनाओं का इसमें अधिक चित्रण होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग पात्र भी है, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भी विशिष्ट पात्र है। और सारे के सारे पात्र ऐतिहासिक पात्र हैं। कुछ गौण पात्र भले ही काल्पनिक पात्र हो, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास होने के कारण ये ऐतिहासिक पात्र है। यह स्वाभाविक है कि इसमें ऐतिहासिक पात्र तो है ही, और इसमें अलग अलग वर्गों के जो व्यक्ति के सुखद दुखद कड़वे मीठे सभी अनुभवों का सार इस कथा के माध्यम से कहा गया है। मतलब देखिए कि किसी उपन्यास में किसी कहानी में जो सारे पात्र आते हैं, वो सारे के सारे पात्र एक ही विचारधारा के हों ऐसा नहीं है। उनको सारे सुखद अनुभव आए होंगे ऐसा नहीं है, उनमें कुछ दुखद अनुभव भी आते हैं। तो ये सारे अपने सुख दुख से ग्रस्त। और ध्यान रखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो सुख और दुख से ग्रस्त हो जाता है। उसे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, और ध्यान में उसके दुख ज्यादा रहता है, सुख तो झट से निकल जाता है। तो देखिए, कड़वे मीठे फल, ये सारे जो अनुभव हैं वो सारे प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं। अमिता, महारानी नंदा, महाराज करवेल, महाराज अशोक, ये जो चरित्र हैं वह राजवंश के चरित्र हैं, और ये राजवंश के प्रतिनिधि चरित्र होते हुए भी व्यक्ति ज्यादा है, व्यक्तिगत चरित्र ज्यादा है। इसी प्रकार से आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति, दासमोद, महास्थविर, हिता, वापी, मातंगी, ये सारे पात्र इसी प्रकार के आते हैं। मतलब राज काज में सहायता करने वाले पात्र।
अपने अपने पद को न्याय देने वाले पात्र। वे अपने अपने पद के आधार पर वर्ग के प्रतिनिधि तो जरूर हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी वह एक एक व्यक्ति सामने हमारे आ जाते हैं। मतलब पात्रों की सजीवता, विशिष्टता, सप्राणता अपना निश्चित व्यक्तित्व बनाए में वो रखते हैं। अब दूसरी ओर कुछ ऐसे चरित्र हैं जो टाइप्ड हैं, मतलब जो वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जैसे सेठ सौमित्र, बदमाश वाणी, बदमाश व्यापारी, ज्येष्ठक विठल ये भी बदमाश है, पद्मज ये भी बदमाश है। इस प्रकार से सारे पात्र हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आज के लिए इतना काफी है।